हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ ज़रा सुन लीजिए। मैंने आप लोगों से अभी कुछ दिन पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं द पाथ टू विक्ट्री सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरी किताब का नाम है और इसमें जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं लिटरेचर के, ग्रामर के, उसके साथ तो आज मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ मैंने एक चीज़ और ऐड करी है जो आप लोगों को अब पता नहीं मुझे कि पसंद आएगी नहीं आएगी। मैं आज आप लोगों के साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक्चुअली आजकल पेडागोजी भी जो है भाई मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है और ये जो मैं सीरीज़ अपनी चला रही हूँ मेरी DSSB और UKLT और इनके लिए हेल्पफुल है। तो पेडागोजी के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें लिए हैं और NEP से संबंधित क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं और आप लोग तो पढ़ते भी हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। तो NEP से संबंधित क्वेश्चंस जो है मैंने इसमें लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाला पार्ट और उसके साथ जो है मैंने ये NEP के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चंस भी इसमें मैंने लिए हैं। इस तरीके से मैंने एक शुरुआत कर रही हूँ जैसे चाइल्ड जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इसमें जो टॉपिक्स दिए रहते हैं जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। इन टॉपिक्स को मैं आई विल कवर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज लिया है मैंने। और जो भी चीज़ें होंगी वो मैं इसमें जो मुझे करवाना है पॉइंट्स वो मैं करवाती चलूँगी। तो इसमें तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ये हमारा DSSB का बैच है। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या काम है कि सबसे पहले आप लोगों को इस में AP के लिंक दिया हुआ है, आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए। आप कुछ खरीदे ना खरीदे लेकिन आप जो है हमारे ऐप पर आइए ज़रूर, देखिए ज़रूर कि हमारे ऐप पे क्या क्या चीज़ें हैं। हमारा लाइव बैच जो है वो DSSB का है जिसमें DSSB का लाइव बैच लिटरेचर प्लस ग्रामर का लाइव बैच है, लिटरेचर प्लस ग्रामर का वीडियो बैच है। दोनों में बैचेस में आप लोगों को नोट्स जो हैं वो हार्ड कॉपी फॉर्म में आपके घर पर भेजे जाते हैं। इसके अलावा एक लिटरेचर का बैच है। आप जो है उसमें सिर्फ लिटरेचर है। लिटरेचर वाले बैच में भी जो टॉपिक्स होते हैं जो जैसे कि जो क्रिएटिव राइटिंग वाले टॉपिक्स थे या पेडागोजी से संबंधित टॉपिक्स हैं वो उसमें भी करवाए जाएंगे। कुछ करवाए जा चुके हैं, कुछ करवाए जाएंगे। जैसे पेडागोजी का मैंने अभी स्टार्ट कराया तो उसमें भी मैं क्वेश्चंस के माध्यम से ही अपने स्टूडेंट्स को करवाऊंगी। और आप ये देख सकते हैं बैचेस, इनको ये लाइव बैचेस हैं और लाइव वीडियो 3 बैचेस हैं इसके और नोट सबके साथ मिलते हैं। UKLT का बैच है अभी जो है UKLT का बैच ये एक अलग ही अपनी तरीके का बैच है। ये लाइव और वीडियो दोनों है। इसमें यूनिट वाइज हम मैं चीज़ें जो हैं जो मेरे पास अवेलेबल मटेरियल है वो मैंने उसमें डाल दिया है वीडियो के फॉर्म में। और लाइव क्लासेस भी उनकी चलती हैं इसमें, जैसे आजकल जो है उनकी रोज़ की लाइव क्लास भी चल रही है। तो UKLT का बैच है, इसमें नोट्स जो हैं वो PDF फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। तो भाई मैं अपना पेन वैन ले लूँ और तब तक आप पढ़िए। हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। हीरोइक कपलेट का मतलब होता क्या है? हीरोइक कपलेट का मतलब होता है हीरोइक कपलेट। कपलेट मीन्स होता है 2 लाइन का स्टेंजा, ठीक है, 2 लाइन स्टेंजा। और उसको हीरोइक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो यूज़ हुआ करता था एपिक फॉर्म में और वहाँ से हीरो के एडवेंचर्स को बताया जाता था। तो किसने जो है हीरोइक कपलेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करा? एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, दैट इज जेफरे चॉसर। सही जवाब आया आपका, बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच पोएम डिड चॉसर यूज हीरोइक कपलेट फॉर द फर्स्ट टाइम? Troilus and Cressida 7 लाइन स्टैंजा है। द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, कैंटरबरी टेल्स, हाउस ऑफ फेम। तो उन्होंने जो सबसे पहले यूज किया है वो लेजेंड ऑफ गुड विमेन में यूज किया है। दैट वाज यूज्ड इन लेजेंड ऑफ गुड विमेन, जो कि उनका एक अधूरी रचना है। दैट इज द लेजेंड ऑफ गुड विमेन। ये मेरी बुक के ही क्वेश्चंस हैं, उन्हें मैं करवा रही हूँ। हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश? भाई देखो इसका जवाब आप लोगों को मोस्टली को पता होगा।
ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ भाई, बाइबल को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बाइबल को ट्रांसलेट करा, बाइबल जो है वो लैटिन में थी, बाइबल को ट्रांसलेट करा, विक्लीफ का ये मानना था कि जो चीज स्क्रिप्चर में लिखी हुई है लोगों को उसके बारे में पता होना जरूरी है। अगर किसी को कोई बात माननी है तो जो पोप कह रहे हैं वो क्यों माने, जो स्क्रिप्चर में लिखा है यानी कि धर्म ग्रंथ में लिखा है लोग उसे माने। और उसके लिए एक वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए, एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो लोग पढ़ सकें और समझ सकें, स्क्रिप्चर को अपनी भाषा में समझ सकें। तो वो भाषा कौन सी है? इंग्लिश। तो ये किस सबसे पहले जो ट्रांसलेट करा था बाइबल को, क्योंकि दैट वाज इन लैटिन। आप खुद सोचिए, अगर आपका धर्म ग्रंथ किसी और भाषा में है तो उस धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है अगर उसे तोड़ मरोड़ के आपको बताया जाता है तो यू विल ऑब्वियसली, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको बता रहा है तो आप उस पर यकीन करोगे ही करोगे। तो उसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया था। दैट इज वाई विक्लीफ ने यह सोचा कि अगर स्क्रिप्चर की ही बात माननी है तो उसको अपनी ही भाषा में पढ़े, एंड दैट वाज इंग्लिश। दैट्स वाई विक्लीफ ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। Thomas More dreamed of a perfect society in his Utopia, which was written in Latin in। सबसे पहले ये देखिए, यूटोपिया जो जिसको कहा जाता है ये ट्रू स्पिरिट ऑफ रेनेसांस दिखाता है। इट शोज द ट्रू स्पिरिट ऑफ रेनेसांस, ये ट्रू स्पिरिट ऑफ रेनेसांस को बताता है। और ये होता है एन आइडियल प्लेस, एक आइडियल प्लेस जो है जहाँ ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। यूटोपिया अ प्लेस और नोवेयर टू बी फाउंड, इसे कह सकते हैं एक ऐसा आइडिया जिसे यूटोपियन आइडिया कहा जाता है, मतलब एक ऐसा परफेक्ट प्लेस। एंड यू नो इट वेरी वेल दैट परफेक्शन होता ही नहीं है। तो यूटोपिया लैटिन में जो सबसे पहले लिखा गया था दैट वाज इन 1516, 1516। द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी गोरबोडक वॉज रिटन बाय। अब आप एक टर्म समझ रहे हैं, रेगुलर का मतलब क्या होता है? 5 एक्ट वाली, सीन में डिवाइडेड, उसको रेगुलर ट्रेजेडी कहा जाता है। गोरबोडक को किसके द्वारा लिखा गया था? गोरबोडक या फेरिक्स और पोरक्स, किसके द्वारा लिखा गया? सेक्विले एंड नॉर्टन के द्वारा। इसको लिखा गया था सेक्विले एंड नॉर्टन के द्वारा। दैट वाज बाय सेक्विले एंड नॉर्टन। In the school of abuse, Stephen Gosson attacked as a Puritan the art of the age, especially the drama. What form of literature is it? Drama, satirical poem, novel या pamphlet? पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि भाई ये जो है देखो, ये जो स्कूल ऑफ अब्यूज गॉसन के द्वारा थी, दैट वाज इट वाज अ शॉर्ट बुक। ये एक शॉर्ट बुक थी जो जो क्वेश्चन कर रही थी, ये शॉर्ट बुक क्वेश्चन कर रही थी। इट वॉज अटैकिंग पोएट्स एंड एक्टर्स एंड क्वेश्चनिंग द मोरालिटी ऑफ फिक्टिशियस वर्क। ये क्वेश्चन कर रही थी मोरालिटी ऑफ फिक्टिशियस वर्क की, जो फिक्टिशियस वर्क्स लिखे जा रहे हैं इनकी मोरालिटी क्या है। तो it was obviously an attack on the poets and actors questioning the morality of the fictitious works। तो गॉसन की, स्टीफन गॉसन की जो बुक थी द स्कूल ऑफ अब्यूज, हालांकि ये इसको जो है फिलिप सिडनी को कोई उन्होंने जो है डायरेक्टली इसमें अटैक नहीं करा था, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्कूल ऑफ अब्यूज लिखी गई थी स्टीफन गॉसन के द्वारा, और जिसमें उन्होंने ये बताया था पोएट्स और एक्टर्स के ऊपर एक सटायर करते हुए उन्होंने कहा था कि जो वो ये फिक्टिशियस वर्क्स लिखते हैं उसकी मोरालिटी क्या है, क्यों लिख रहे हो फिक्टिशियस वर्क। तो फिर सर फिलिप सिडनी के ऊपर ये कोई डायरेक्ट अटैक नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने जो है सर फिलिप सिडनी ने इसमें जो है उसके लिए पॉलिजी टू पोइट्री जो है लिखा था। तो ये सर फिलिप सिडनी ने उसको लेकिन पर्सनली ले लिया था। ठीक है, तो ये जो है ये था क्या? दैट वाज अ पैम्फलेट। ठीक है, ये एक पैम्फलेट जो है वो था। तो जैसे मैंने आपको बताया, और फिलिप गॉसन जो है वो एक जो है वो प्यूरिटन थे।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिडनी ने इसे पर्सनली लेकर एन अपॉलजी फॉर पोइट्री जो है वो लिखा था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेफर्ड्स कैलेंडर इज अ सीरीज ऑफ डैश पेस्टोरल पोएम। शेफर्ड्स कैलेंडर स्पेंसर का जो वर्क है ये 12 एक्लॉग्स हैं और एक्लॉग्स का मतलब होता है पेस्टोरल पोएम्स, जिसमें जो एक्लॉग्स हैं, लॉग्स वर्ड का मतलब होता है डायलॉग, अ डायलॉग बिटवीन द शेफर्ड्स। तो शेफर्ड्स के बीच में डायलॉग्स हैं, पेस्टोरल पृष्ठभूमि पे लिखे हुए हैं शेफर्ड्स कैलेंडर। और ये जो है दैट इज़ जो आपका ये 12 जो है वो पोएम्स हैं, अलग अलग जो अलग अलग महीने को जो है वो बताते हैं शेफर्ड्स कैलेंडर। It came in 1579. Who said of Spencer that he read no language? Shakespeare, डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन या बेन जॉनसन? स्पेंसर के बारे में ये शब्द हालांकि स्पेंसर को जो है बाद के राइटर से बहुत ज़्यादा प्रेज करा है, मगर बेन जॉनसन का ये मानना था कि ही रिड नो लैंग्वेज। उनका ये मानना था कि स्पेंसर ने कोई लैंग्वेज ही नहीं लिखी है। दैट वाज इट वाज अ स्टेटमेंट बाय बेन जॉनसन। To whom has Spencer addressed his introductory letter in The Fairy Queen? Fairy Queen Spencer का एक बहुत ही ambitious work था। Although he wanted to write it in epic style in 12 or 24 books, लेकिन वो उसके 6 ही books लिख पाए। और ये जो स्पेंसर की फेरी क्वीन थी, क्या जो इंट्रोडक्टरी लेटर था ये उन्होंने लिखा था सर वॉल्टर रेले को, बिकॉज इट वाज ही हु इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द क्वीन। तो सर वॉल्टर रेले के लिए उन्होंने इंट्रोडक्टरी लेटर जो है वो लिखा है। स्पेंसर्स फेरी क्वीन वॉज मॉडल्ड आफ्टर एन इटालियन प्रोटोटाइप। आपको पता होगा कि स्पेंसर ने जो लिखा है वो एलिजाबेथन एज, जो ग्लोरियस एज जिसे कहना चाहिए कि गोल्डन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, रेनेसांस फुल फ्लेज्ड, उसमें जो है एलिजाबेथन एज में दिखता है। रेनेसांस कहाँ से आया? इटली, इंग्लैंड में इटली से आया। इटली के एक इटालियन राइटर थे जो और जिन्होंने एरिस्टो, जिन्होंने ऑरलैंडो फ्यूरियोसो लिखा है। तो स्पेंसर की फेरी क्वीन जो मॉडल थी वो एरिस्टो के ऑरलैंडो फ्यूरियोसो पे थी। दैट वाज ऑरलैंडोज एरिस्टो फ्यूरियोसो। एरिस्टोज ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, उल्टा बोल गई। हु ट्रांसलेटेड होमर्स इलियड एंड ओडिसी? इसको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। जॉन कीट्स का एक बहुत फेमस जो है वो पोएम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, क्योंकि कीट्स को ग्रीक लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती थी, तो उन्होंने सबसे पहले ट्रांसलेटेड वर्जन्स जो हैं वो पढ़े थे होमर के, और उसे ट्रांसलेट किसने करा था? चैपमैन ने, जॉर्ज चैपमैन ने। द थिएटर वॉज पुल डाउन एंड रीबिल्ट एज। थिएटर वो पहला थिएटर था जिसे शोडित में बनाया गया था, और थिएटर को तोड़कर जो नया थिएटर बनाया गया था दैट वाज द ग्लोब। शेक्सपियर्स जूलियस सीजर वॉज मॉडल्ड आफ्टर। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो और शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं वो किस पर आधारित हैं? हॉलिंशेड के क्रोनिकल पर आधारित है उनके हिस्ट्री प्लेज, और जो उनके रोमन प्लेज हैं जैसे जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, वो प्लूटार्क की लाइव्स पर आधारित है। थॉमस नॉर्थ ने जो ट्रांसलेशन किया था प्लूटार्क की लाइव्स का, उस पर आधारित है। तो इसका आंसर है बी, दैट इज बी। If it be true that good wine needs no bush, it is true that a good play needs no epilogue. Which play we are talking about? कि एक अच्छे प्ले को उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती, जैसे गुड वाइन को बुश की जरूरत नहीं होती। ये शब्द हैं रोजालैंड के और ये लाइन है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट,
एज यू लाइक इट के बारे में अगर आपको पता हो कि एज यू लाइक इट शेक्सपियर का वो प्ले है जिसे ये कहा जाता है कि शेक्सपियर ने ये प्ले जो है वो जनता के लिए लिखा था। एज यू लाइक इट, जैसा तुमको जो तुम चाहो, ये उन्होंने अपने उसके लिए नहीं लिखा था। और थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये एक पेस्टोरल रोमांस है। फर्स्ट इसमें 1599 के अराउंड लिखा गया है। और इसमें जो इसकी हीरोइन है वो बहुत ही पावरफुल हीरोइन दिखाई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एंड दैट इज रोजालिंड, who termed the later golden Elizabethan age as golden age of literature। ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि क्वीन एलिजाबेथ के बाद के जो शासन काल था, क्योंकि काफ़ी समय तो उनको जब वो गद्दी पर आई और 1588 से 1603 तक का जो समय है, वो जो माना जाता है कि वो समय माना जाता है कि जब डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा हुआ, क्वीन को लोगों ने क्वीन माना, तब जो है उसके बाद लिटरेचर खूब फ्लरिश हुआ। वो जो एलिजाबेथन एज के लेटर पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीपी स्नो ने कहा है। दैट इज सीपी स्नो। Sydney's Astrophel and Stella is वर्स ड्रामा, एपिक पोएम, सोनेट साइकिल या प्रोज रोमांस। सिडनी का एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है वो है एक सोनेट साइकिल, 108 sonnets and 11 songs। 108 sonnets and 11 songs। इसका स्लीप काउंटडाउन बंद कर देना जरा, फिर ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कौन सा रिमोट दूँ ये? Now the next one is which Shakespearean actor asked to be remembered as one who loved not wisely but too well। पढ़ते ही ध्यान में आ गया होगा कि आई एम वन ऑफ दोस्त। ये ऑथलो की लाइन्स हैं जिसमें कहते हैं कि मैं वो हूँ जिसने प्यार समझदारी से नहीं करा मगर बहुत प्यार किया, एंड दैट इज ऑथलो, जो कि एक ट्रेजेडी है। इसमें ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी में आती है। ऑथलो जो आता है वो आपका डोमेस्टिक ट्रेजेडी में आता है, और इसमें सेक्सुअल जेलसी जो है वो इसमें दिखाई है, ट्रेजेडी। ठीक है जी, ऑथलो है। Who becomes the nemesis of Macbeth in Shakespeare's play of the same name। निमेसिस का मतलब है कि एक बदला, एक ऐसी रिक्वायर्ड, एक ऐसा रेट्रीब्यूशन, एक ऐसी सजा जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मकबेथ में मकडफ के पूरे परिवार को कौन मार देता है? मकबेथ मार देता है। एज अकॉर्डिंग टू विचेस प्रोफेसी कि मकबेथ को कोई वही व्यक्ति मार सकता है जो औरत से पैदा ना हुआ हो। तो वो अपने बारे में कहता है आई वॉज अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम द वूम ऑफ माई मदर, यानी कि वो सिजेरियन से पैदा हुआ था। तो निमेसिस जो है कि एक ऐसी सजा जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो वो उसमें मकबेथ का जो निमेसिस है वो कौन है? मैकडफ। The Four Ps was written by, that was written by Haywood। Four Ps, and that is Palmer, Partner, Apothecary and Peddler। ये एक इंटरल्यूड था, and that was Haywood। Marlowe's Hero and Leander was completed by and published। भाई मार्लो की हीरो एंड लिएंडर एक पोयम थी जिसे उन्होंने शुरू करा था मगर अधूरा छोड़ दिया था। इसको पूरा किया गया था जॉर्ज चैपमैन के द्वारा। इट वॉज कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन। आंसर दे दिया करो। हु हेल्ड शेक्सपियर एज द स्टार ऑफ पोएट्स। किसने शेक्सपियर को स्टार ऑफ पोएट्स कहा है? चलो आपका समय जो है खत्म हुआ, आपने सोच लिया होगा। द आंसर इज बेन जॉनसन।
द फैमिली शेक्सपियर वॉज रिटन बाय नाहम टेट, डेविड गैरिक, थॉमस बॉडलर या एन जेमसन। भाई ऐसा है, फैमिली शेक्सपियर एक वो वर्क था जिसको थॉमस बॉडलर के द्वारा, जिसमें से काफ़ी सारे चीज़ों को काटा छाट सेंसर करा गया था कि भाई ये चीज़ें जो है वो फैमिली के साथ पढ़ने के लायक नहीं है, तो उनमें से काट छाट की गई थी। तो ये टर्म भी तभी आया था बॉडलराइज का, मतलब कि काट छाट करना। तो फैमिली शेक्सपियर, थॉमस बॉडलर। Who wrote the Wheel of Fire and the Shakespearean Tempest? Wheel of Fire तो आपने नाम सुना ही होगा, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? That is by Wilson Knight. Wilson Knight. Which of Shakespeare's history plays covers the period between 1520 to 1533? इनमें से कौन सा प्ले कवर करता है 1520 to 1533? भाई इनमें से जो प्ले कवर करता है वो है हेनरी एट्थ। ठीक है, ये 1547 से, तो हेनरी एट्थ जो है वो ये पीरियड वो कवर करता है इनका हिस्ट्री प्ले। हेनरी एट्थ जो जाने जाते हैं अपनी 6 रानियों के लिए, इसके अलावा उन्होंने अपनी जो 2 रानियां थी उनको जो है उनको मरवा भी दिया था। तो हेनरी एट्थ का जो है वो कवर करता है 1520 से 1533 का पीरियड। द पीजेंट्स रिवोल्ट टुक प्लेस इन, पीजेंट्स रिवोल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1381 में, वैसे वॉट टाइलर्स रिबेलियन भी कहा जाता है। किसके अगेंस्ट था? रिचर्ड सेकंड के, क्योंकि उन्होंने एक न्यू पोल टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। जनता पहले से ही 100 ईयर वॉर और उससे बहुत काफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीड़ित थी, उस पर उन पर टैक्स और लग गया था। हालांकि उन जनता की वॉट टाइलर ने ज्वाइन किया, मांगे मान भी ली गई, और जैसे ही वॉट टाइलर को मरवाया गया ये रिवोल्ट भी खत्म हो गया। तो ये था 1381। The War of the Roses occurred in the 12th, 13th, 14th या 15th सेंचुरी। वॉर ऑफ रोजेस हुआ है 15th सेंचुरी में। वॉर ऑफ रोजेस जो दो राजघरानों को जो है रोजेस जो इंडिकेट करते हैं। To which kind of comedy do we best associate Ben Jonson? बेन जॉनसन को जाना जाता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए। ह्यूमर जो वर्ड है उसका मतलब होता है मॉइस्चर, और बेन जॉनसन का मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर ये मॉइस्चर, ये फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि फ्लेम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल एंड जो ब्लड, तो वो उसी के हिसाब से बिहेव जो है वो करता है। तो वो जाने जाते हैं अपने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए। उनकी है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये उनके फेमस जो है वो वर्क्स भी है। Whom did Ben Jonson attack in the Poetaster? Dekker, हेवुड, मिडल्टन, जॉर्डन। सबसे पहले समझिए बेन जॉनसन ने पोएटेस्टर, पोएटेस्टर होता कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो इंफीरियर पोइट्री लिखता है। तो बेन जॉनसन ने ये जो वर्क लिखा था उसमें उन्होंने मार्स्टन और डेकर को अटैक करा है। वो ये कहते थे, उन्होंने खुद को कंपेयर किया कि आई एम हॉरेस, मैं तो हॉरेस हूँ, और ये जो दोनों है ना, मार्स्टन एंड डेकर, ये दोनों पोएटेस्टर है। अब पोएटेस्टर कौन होते हैं? वन हु प्रिटेंड्स दैट ही नोज द आर्ट ऑफ पोइट्री, द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री, बट हु राइट्स इंफीरियर पोइट्री। तो इसीलिए डेकर और मार्स्टन को उन्होंने इसमें अटैक करा, खुद को हॉरेस कहा है डेकर। बेकन्स द न्यू अटलांटिस, बेकन का न्यू अटलांटिस बिल्कुल जो है यूटोपिया से मिलता जुलता है, तो वो दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ यूटोपिया। What does Bacon call his essays? बेकन अपने एसेज को क्या कहते थे? डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। वो अपने एसेज को कहा करते थे डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। अब ये थे लिटरेचर के क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑन एनईपी। तो पहले चला देखते हैं क्वेश्चंस, देखिए पहले आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे
पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एज पर द एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, public investment in education will be increased from the current 4.3% to 5% of GDP, 7% of GDP, 6.6% of GDP या 6% of GDP। तो अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद ही जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर इसको कर दिया गया द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एचआरडी मिनिस्ट्री को बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो कर दिया गया। ये नाम ये कई साल बाद नाम जो है वो बदला गया। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन एम है वो क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन इसका मेन एम है। ये जो पॉलिसी है इसमें इसका एम जो है वो ये इस एजुकेशन पॉलिसी में पहला जो इसमें एम ये भी है कि ओपन स्कूलिंग के माध्यम से कम 2 करोड़ बच्चे जो हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में वापस लिया जाए। इस पॉलिसी के अगर मैं आपको इसमें ये बताऊं तो इस पॉलिसी में एक ये भी कहा गया है कि इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्ट्रेस करती है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि 5 साल तक की ग्रेड 5 साल की उम्र तक नहीं, ग्रेड 5 तक बच्चा मदर टंग में ही पढ़ाई करेगा। मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई करेगा। संस्कृत भी ऑफर की जाएगी डिफरेंट लेवल्स पे। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये भी बताया जाएगा कि कोई भी बच्चा कोई अपनी बैकग्राउंड या सर्कमस्टांसेस की वजह से एजुकेशन जो है उससे पीछे ना छूट जाए। एनईपी के हिसाब से बच्चे जो हैं वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से और इंटर्नशिप्स भी प्राप्त करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बताया जा रही हूँ। मेन क्वेश्चन जो है वो ये है कि एनईपी 2020 के हिसाब से 4.3% से कितना परसेंट जो है वो जीडीपी जो है कितना परसेंट वो बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ और आप लोग मुझे जवाब दीजिए, तो आपका मैं जो है इसमें आगे बढ़ूँ मैं इसमें। आई होप कि अब तक आपका जवाब जो है वो आ गया होगा। एंड दैट इज 6% ऑफ जीडीपी। दैट इज 6% ऑफ जीडीपी। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज इतने साल बाद की पॉलिसी, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किए गए हैं। और इसमें जो करंट इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो करा गया है 4.3% से बढ़ाकर 6% जो है वो किया गया है जीडीपी का। दैट इज 6% ऑफ जीडीपी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NEP 2020 lays particular emphasis on the development of the best infrastructure in the world. The provision to give 100% employment होना चाहिए. The provision to give free education, the creative potential of each individual. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन एम जो है वो ये है कि हर बच्चे का जो एक उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसे निकाला जाए। रोट मेमोराइजेशन पे बल नहीं देना है। जो रिपोर्ट कार्ड्स भी हैं वो भी 360 डिग्री, जो 360 रिपोर्ट कार्ड्स हैं जिसमें बच्चे को पूरा ओवरऑल उसका जो है वो मूल्यांकन किया जाएगा, ना केवल वो एग्जाम में कैसा परफॉर्म करता है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो NEP 2020 lays particular emphasis on the creative potential of each individual. That's D. The creative potential of each individual. When did the Union Cabinet approve the new National Education Policy? NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई कि ये कब आई थी, एंड दैट इज जो अभी आप लोगों को मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो आई थी, दैट इज ऑन जुलाई 29th 2020। दैट इज ऑन जुलाई, इसके जो घोषणा की गई थी अध्यक्षता में, दैट इज ऑन जुलाई 29, 2020। जो अभी मैंने आपको बताया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि
29 जुलाई को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल से ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी और उसके बाद मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। As per NEP 2020, which will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education, National Commission Foundation, Higher Commission Education, National Research Foundation या none of the above। तो भैया इसका आंसर जो है वो है भाई, पहला क्वेश्चन ये समझ लेते हैं कि एनईपी के हिसाब से कौन सी सर्वोच्च बॉडी है जो स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर को हायर एजुकेशन में जो है एक शीर्ष निकाय के रूप में किसे बनाया गया है जो एनईपी के हिसाब से, एंड दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। As per the NEP, vocational education will start in schools from which grade? That will also include internships। अभी मैंने आपको बताया कि 5th ग्रेड तक तो बच्चे मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे और वोकेशनल ट्रेनिंग जो उन्हें दी जाएगी वो दी जाएगी 6th क्लास से और वो इंटर्नशिप्स भी प्राप्त करेंगे। तो आंसर इज ग्रेड 6, दैट इज ग्रेड 6। As per NEP 2020, teaching up to at least what grade to be in mother tongue regional language? किस ग्रेड तक मदर टंग में पढ़ाया जाएगा? और आप सभी को इसका आंसर पता है एंड दैट इज ग्रेड 5, 5th ग्रेड तक। संस्कृत को भी जो है इसमें इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। How many out of school children will be brought back into mainstream under NEP 2020? ओपन स्कूलिंग के माध्यम से लगभग कितने बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में वापस लिया जाएगा? और वो है 2 करोड़ बच्चे। 2 करोड़ बच्चों को मेन स्ट्रीम में वापस लिया जाएगा। As per NEP 2020, the 10+2 structure of school curricula is to be replaced by which curricular structure? ये आप लोगों ने सभी ने सुना भी होगा। ये पूरा जो फाउंडेशन ये जो है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये इस तरीके से है। फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस 4, 5 + 3 + 3 + 4, 5 इज इक्वल टू फाउंडेशन। फिर उसके बाद है प्रिपरेटरी, फिर है मिडल और फिर है सेकेंडरी। तो ये है अब जो 10+2 का करिकुला से जो चेंज हो चुका है 5 + 3 + 3 + 4 है, यानी कि 5 years फाउंडेशन, 3 years प्रिपरेटरी, 3 years मिडल एंड 4 years सेकेंडरी। तो 5 + 3 + 3 + 4 है। पहले जो छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता था उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनको भी समाविष्ट किया गया है। Who among the following chaired committee for evolution of the new education policy? And Dr. K. Kasturi Rangan, TSR Subramanian, Kriti Parekh या BP Jeevan Reddy? क्वेश्चन को देखिए। Who among the following chaired committee for evolution of the new education policy? And that is TSR Subramanian. That is TSR Subramanian. तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे और आप लोगों के लिटरेचर से संबंधित मैंने अपनी किताब के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के लिए हैं। जो मेरी अपनी किताब है दैट इज द पाथ टू विक्ट्री। कहाँ गई मेरी किताब? अभी तो यहीं रखी थी। ये रही किताब द पाथ टू विक्ट्री और इसी की जो है वो सीरीज जो है मैंने स्टार्ट करी है। इसके साथ मैं ग्रामर के क्वेश्चंस प्लस जो पेडागोजी के संबंधित क्वेश्चन जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये क्वेश्चंस भी बीच में ले रही हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। बाय बाय।